नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्नों के पीस में आज बात होगी गर्मी से राहत देने वाली सड़क किनारे बिकने वाले ठंडे जूस की। जी हाँ, जिसे पीने से टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। बताएंगे क्यों है ऐसा और कैसे बचें इस खतरे से। सियासी ढाबा में करेंगे आम आदमी पार्टी में आए स्वाति मालीवाल भूचाल की चर्चा। राज्यसभा सांसद के पुलिस में एफआईआर कराने के बाद पार्टी ने कैसे किया पलटवार। तो सोशल अड्डा में करेंगे चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर मंदिर परिसर में वीडियो और रील्स बनाने पर लगी पाबंदी पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे आम बच्चों से अलग लखनऊ की सारा मोइन और दिल्ली के माधव शरण की स्पेशल उपलब्धि। ये शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मॉनसून वेडिंग की भी है। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के बदायूं में एक दिलचस्प शर्त लगी, जिसकी चर्चा हर जगह है। दरअसल यहाँ के दो दोस्तों में 2,30,000 रुपए की शर्त लगाई गई है। दोनों दोस्तों ने शर्त लगाते हुए बाकायदा 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर शर्त का ब्यौरा लिखकर एग्रीमेंट किया है। एक दोस्त बीजेपी प्रत्याशी के साथ तो दूसरा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। इतना ही नहीं, शर्त में ये भी नियम रखा गया है कि अगर कोई भी प्रत्याशी 5,000 से कम वोटों से जीतेगा तो स्टैंप पेपर की शर्त निरस्त मानी जाएगी। बदायूं लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हो चुका है। विजेंद्र सिंह की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह शाक्य की जीत पर शर्त लगाई गई है, जबकि नीरेश यादव की तरफ से एसपी प्रत्याशी आदित्य यादव की जीत का दावा किया गया है। प्रत्याशियों की हार जीत पर शर्त लगाते हुए रकम तीसरे शख्स के पास जमा कर दी गई है। महाराष्ट्र के हिंगोली में झमाझम बारिश भी शादी समारोह पूरा होने से नहीं रोक पाई। दरअसल दांडेगांव इलाके में जब ये शादी हो रही थी तो उसी दौरान वहां बारिश शुरू हो गई। इसके बाद कई बारातियों और मेहमानों ने तो अपने सिर पर कुर्सियां और चटाई रख ली ताकि वो बारिश से बच सके। लेकिन दूल्हे दुल्हन ने इसी बारिश के बीच समारोह में एंट्री की और फिर शादी की रस्में पूरी हुई। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस शादी समारोह की काफी चर्चा हो रही है। यूपी के झांसी में एक शख्स कार में भी हेलमेट पहनने को लेकर चर्चा में आ गए। बहादुर सिंह परिहार का दावा है कि पिछले दिनों उनके मोबाइल पर 1,000 रुपए का चालान कटने का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि मेडिकल तिराहे के पास बिना हेलमेट लगाए हुए वो अपनी कार चला रहे थे, इसलिए उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। बताया गया कि इसी चालान के बाद जब बहादुर सिंह परिहार ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचे तो उन्हें चुनाव के बाद आने के लिए कहा गया, लेकिन अभी चालान से बचने के लिए उन्होंने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया है। बहादुर सिंह यहाँ की ट्रक यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। गुजरात के डांग जिले के गांव में चक्रवात से 80 से ज्यादा मकानों की छत उड़ गई। वहां पिछले 6 दिनों से दोपहर के समय बारिश हो रही है। इसी बीच आए तूफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। अब लोगों की अपील के बाद प्रशासन ने इनकी मदद का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय विधायक विजय पटेल ने भी गांव का जायजा लिया और लोगों से बात की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब भगवान रुद्रनाथ के भी कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो गई। पंच केदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। उनकी डोली गुरुवार को अपने शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हुई थी। अब ये रुद्रनाथ पहुंच गई है। मान्यता है कि चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सड़क किनारे बिक रहे खतरनाक जूस से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जूस, लस्सी, शेक, शिकंजी, छाछ और ना जाने कितने ही ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हम गर्मियों में गले को तर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गले को सुकून तब मिलता है जब इन ड्रिंक्स में बर्फ मिली हो। लेकिन बर्फ के ये टुकड़े कितने हाइजीनिक हैं पता नहीं चलता। ना तो आम आदमी जान पाता है कि बर्फ कैसी है और ना ही वेंडर्स को ही ये पता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कच्ची बर्फ आपको बीमार बना सकती है? ऐसे में सड़क किनारे बिक रहे जूस के खतरे से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए।
किनारे ठेलों पर मिलने वाला नींबू पानी, गन्ने का जूस, शिकंजी या दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देते हैं, और अगर इन ड्रिंक्स में बर्फ के कुछ टुकड़े भी मिला दिए जाएं तो तबीयत तर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चौक चौराहों पर मिलने वाले जूस के साथ बीमारियां भी परोसी जा रही हैं? न शुद्धता से कोई सरोकार है और न सफाई की ओर ध्यान। लोगों के स्वास्थ्य से जमकर खिलवाड़ हो रहा है। इससे डायरिया, पीलिया, फ्लू, वायरल फीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाली बर्फ अक्सर घटिया क्वालिटी की होती है। सड़क किनारे मिलने वाली चीजें, फिर चाहे वो शिकंजी हो, नींबू पानी हो या बर्फ का गोला, इस चिलचिलाती गर्मी में सेहत को, शरीर को बहुत राहत देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो इसमें बर्फ पड़ रही है वो आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? इन लोगों से जानेंगे किस तरीके के बर्फ का इस्तेमाल करते हैं और कैसी ये बर्फ होती है। भैया, आप जो इसमें बर्फ यूज कर रहे हो वो कौन सी बर्फ है, किस तरीके की बर्फ है? बर्फ जो है बर्फ खाने से आती है। बर्फ खाने से आती है? तो कैसी, कच्ची बर्फ आती है, पक्की बर्फ आती है? कच्ची आती है। कच्ची बर्फ आती है, बट कच्ची बर्फ सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? नहीं नहीं, ये तो फायदेमंद होती है, वैसी थोड़ी होती है। क्या आपको ये लगता है कि ये बर्फ सही है? मतलब कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो इसमें बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरीके की बर्फ है? नहीं, ये तो नहीं सोचा, लेकिन ठंडी है ना, इसलिए शरीर को राहत मिलती है, इतनी गर्मी है तो वही। बस इसी की वजह से। लेकिन इसकी वजह से दिक्कतें भी काफी आ सकती है, ये चीज का कभी ध्यान नहीं गया? ये तो कभी ध्यान किया ही नहीं। इस बर्फ को बनाने के दौरान हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों के आसपास रखकर उन्हें ठंडा रखने और लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए होता है। इंडस्ट्रियल यूज वाली इस बर्फ को आम बोलचाल में कच्ची बर्फ भी कहा जाता है। जिस बर्फ की हम बात कर रहे हैं, जो हर दुकानदार, हर ठेला वाला यूज करता है, वो बर्फ कैसी होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, वही दिखाने के लिए हम बर्फ खाने इस वक्त आपको लेकर आ गए। आप देख सकते हैं ये पूरा इनका एक रूम है जहाँ पे अलग अलग सांचे हैं और उन सांचों में पानी भरा गया है। और ये पानी ये पानी जो समरसेबल होता है, ये समरसेबल का पानी है जो पाइपों के थ्रू इन सांचों में भरा जाता है। और आप वहाँ देख सकते हैं एक कॉर्नर में आपको वो एक व्हाइट कलर का एक वो टैंक सा नजर आएगा। वो टैंक बेसिकली अमोनिया गैस इसके अंदर मौजूद है, वही इन बर्फ की जितनी भी सांचे हैं उनको ठंडा करती है, तभी जाकर वो सिल्लियां बनती है। गर्मी के दिनों में गन्ने के रस और दूसरे जूस में इस बर्फ का इस्तेमाल होता है। दुकानदार सस्ते के चक्कर में सबसे घटिया बर्फ लेकर आते हैं, जिसकी कीमत 300 से 400 रुपए सिल्ली होती है। वहीं मिनरल वाटर से बनी बेहतरीन बर्फ की सिल्ले की कीमत 600 रुपए तक है। लिहाजा घटिया बर्फ मिले जूस पीने से सेहत को नुकसान का खतरा बना रहता है। लोगों से जानेंगे उनकी राय, जो बर्फ का इस्तेमाल जितने भी रोड साइड लोग ये कर रहे हैं, ठेले वाले, उसके बारे में उन लोगों को पता है या नहीं। गर्मी का टाइम है, हर कोई नींबू पानी, शिकंजी पीना प्रेफर करता है कि गर्मी है, बचाव होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जो इसमें बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है वो कैसी बर्फ है? हाँ जी, हमें पता है कि वो बहुत ही लो क्वालिटी की होगी और पता नहीं कहाँ से हम अपना बना के लाए हैं। बिल्कुल, बट जब प्यास लगती है तो हमें भी सहारा लेना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास ना, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, कोई अंदर यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें प्यास को बुझाने के लिए पानी का सहारा लेना ही पड़ता है। गर्मी से प्यास बुझाने के लिए कोई बर्फ वाला गन्ने का जूस पीता है तो कोई गला तर करने के लिए बर्फ वाला ठंडा पानी। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता ने एक बर्फ सप्लायर से भी बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो यही वो बर्फ है जो जितने भी ठेले हैं, ठेले वालों को प्रोवाइड की जाती है। आप भी बर्फ कहाँ से लेकर आते हैं? मेरा ये कंपनी दे के जाती है अपने, ये मेट्रो के पीछे अपना जो ठिया जो है इसके पीछे, यहीं से जो भी ऑर्डर होते हैं फोनों में तो वो वहाँ पहुँचाते हैं। बर्फ आती है तो बर्फ वहाँ पे बनती है? ये बनती है, फैक्ट्रियाँ है, ये टोनिका सिटी है, ये बाहर है गाजियाबाद के साइड में, यूपी साइड में, दिल्ली में नहीं है। अच्छा, वहाँ से बर्फ पहले वहाँ सप्लाई होती है, फिर आप लोग जगह जगह जितने भी ठेले वालों उनको देते हैं? हाँ जी, खारा पानी का होता है, वो दाना होता है तो वो गलता नहीं है, और ये जो है गल के चला जाता है, ये जो मीठा पानी का होता है। ये मीठा पानी की है तो वो इजीली पिघल जाता है, आपका ये कहना है। बट लोग तो नमक भी डालते हैं ना इनमें कि पिघले। तो नमक इसलिए होता है कि वो बाहर से डाला जाता है, ये पीने के लिए नहीं होता है। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आप कच्चे बर्फ वाले जूस या पानी को पीते हैं तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उल्टी, पीलिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, टाइफाइड,
त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं खाने वाली बर्फ यानी पक्की बर्फ को साफ पानी से बनाया जाता है। इसे ड्रिंक्स में मिलाकर ठंडा करने के लिए बनाया जाता है। ये पूरी तरह से शुद्ध पानी से बनी होती है और इससे स्वास्थ्य को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कच्ची बर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में कई तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते और इसका इस्तेमाल करने पर आप कई बीमारियों को दावत दे सकते हैं। कंटैमिनेटेड वाटर का बना हुआ आइस, जैसे गंदे पानी का बना हुआ आइस को कंज्यूम करने से खूब सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1, हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस इन्फेक्शन से कई बार हमें डायरिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज है कि कंटैमिनेटेड आइस में हेपेटाइटिस ए जैसे वायरस ब्रीड करते हैं और इसके वजह से भी अब्डोमिनल पेन और फटीग और कई बार हमें जॉन्डिस भी हो सकता है। लिहाजा सड़क किनारे बिक रहे जूस के खतरे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रायबरेली में सोनिया की भावुक अपील। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस ने यूपी के रायबरेली में एक रैली की, जिसमें वहां से उम्मीदवार राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इनके अलावा इस रैली में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें यहां से बरसों से प्यार मिला, अब वो अपना बेटा जनता को सौंप रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। उन्होंने यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी रैलियां की। इसके बाद वो शाम में मुंबई पहुंचे और पार्टी के लिए वोट मांगे। तेजाब हमले की शिकार 9 महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, ट्राई और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अब जुलाई में अगली सुनवाई होगी। इस याचिका में एसिड अटैक पीड़ित 9 लोगों ने मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि एसिड अटैक पीड़ितों या स्थायी तौर पर आंखों में नुकसान झेलने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी के लिए दिशा निर्देश तय करे। इनकी दलील है कि उन्हें आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली में भी भीषण लू चलने से लोगों को दिन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसा ही सिलसिला अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत दूसरे राज्यों में तेज लू चलने का अनुमान जताया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का हर्जाना लगाया। ये मामला 2018 में अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें राहुल की ओर से जवाब न देने को लेकर यह हर्जाना लगाया गया। वैसे राहुल ने इस मामले में अदालत से 2 हफ्ते का समय मांगा है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने राहुल को निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन राहुल पेश नहीं हुए। फिर वारंट के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास में हुई घटना की पूरी जानकारी मालीवाल ने पुलिस को दे दी, जिसके आधार पर पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं आज इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है और स्वाति मालीवाल का आरोप है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन एक दिन पूरा सच सामने आएगा। जबकि आम आदमी पार्टी ने मालीवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सीएम आवास पहुंची। आरोपी विभव कुमार की तलाश भी जारी है, लेकिन सवाल है कि कल केजरीवाल के साथ लखनऊ में दिखाई दिए विभव कुमार आखिर है कहां? आज मैं इन लोगों को सबको बता देना, वो आपका है। आप मेरे को से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है। इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच कर। थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें।
स्वाति मालीवाल जी का मसला हमारे घर का मसला, हम घर में सुलझा लेंगे। वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर में मालीवाल से हुई बदसलूकी कांड में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान भी दर्ज हो चुका है। गुरुवार तक केजरीवाल के साथ दिख रहे विभव अब कहां हैं ये पता नहीं। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। इस बीच स्वाति मालीवाल से जुड़ा पहला वीडियो सामने आया है। इसमें स्वाति गुस्से में दिख रही हैं। वो पुलिस को बुलाने की भी बात कर रही हैं। हालांकि इस वीडियो से ये साफ नहीं है कि आखिर मालीवाल की नाराजगी की वजह क्या है और इस हंगामे से पहले और बाद में सीएम आवास में क्या हुआ। कुल मिलाकर ये वीडियो अधूरा है। पूरी घटना इसमें कैद नहीं है। पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। गुड न्यूज टुडे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर वीडियो सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि अधूरे वीडियो से सच दबाने की कोशिश हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवाकर, बिना संदर्भ की वीडियो चलवाकर इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। घर के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में पूरा सच है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। हालांकि इस वीडियो के जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के तेवर भी बदल चुके हैं। अब सीधा स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? महिला आयोग भी एक्टिव है। पूछताछ के लिए विभव कुमार के घर नोटिस चस्पा कर दिया है और शनिवार तक पेश होने को कहा है। आगे पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी इंक्वायरी करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल है, कि क्या उनकी पत्नी वहाँ पे थी जब ये और क्या वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे। स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे चुकी हैं और अब दिल्ली की सियासत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली में माहौल चुनावी है और स्वाति मालीवाल के ये आरोप आपके लिए मुसीबत बन गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। ये मान्यता होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला जो दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि मामला घर का है, सुलझ जाएगा, विभव कुमार के खिलाफ एक्शन होगा। पर जब उन्होंने देखा कि मारपीट करने वाले विभव केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं तो उन्हें समझ आया कि एक्शन नहीं होने वाला, इसलिए एफआईआर दर्ज करवा दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। विभव कुमार फरार हैं और केजरीवाल चुप। आम आदमी पार्टी नए वीडियो के साथ बचाव की मुद्रा में है। बाकी चुनाव है और सहयोगी और विरोधी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं।
और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 253 अंक चढ़कर 73,917 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 62 अंकों पर 22,466 पर पहुंचा। दिल्ली में चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं सोने की कीमत में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 73,900 रुपए हो गई है। वहीं चांदी 300 रुपए महंगी हुई है। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 89,000 रुपए पर पहुंची। खबर है कि एम्पियर ईवी कंपनी ने अपने स्कूटर के कुछ पुराने मॉडलों की कीमतों में कटौती की। इनमें रियो ली प्लस, मैग्नस एलटी और मैग्नस EX शामिल हैं। इनकी कीमत 10,000 रुपए तक घटाई गई है। आइए ब्रो करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो प्रगति मार्ग में आज बात लखनऊ की सारा मोयन और दिल्ली के माधव शरण की करेंगे, जिनकी काबिलियत एक मिसाल बन गई है। दोनों युवाओं ने अपने हौसले से जीत की ऐसी कहानी लिखी है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। सब में कुछ न कुछ खास होता है। लखनऊ की सारा मोइन भी खास है, ये उन्होंने साबित किया है। ICSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है, वो भी 95% अंकों के साथ। बात बस इतनी सी नहीं है, सारा की ये उपलब्धि इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि सारा आम बच्चों की तरह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। सारा ना तो हमारी आपकी तरह रंगीन दुनिया को देख सकती है, न ही सुन सकती है। बोलने के लिए भी माँ की उंगलियों का सहारा चाहिए होता है। सारा बचपन से ऐसी नहीं थी, एक गलत इलाज ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसको स्टेरॉइड दिया गया था, उसके साइड इफेक्ट्स थे सारे, तो उससे उसको सीवियर ग्लूकोमा हुआ, उसी से उसकी आई साइड चली गई, धीरे धीरे वो हियरिंग भी चली गई उसकी। उसके बाद हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हमें कैसे इसको क्या करना है, तो सब कुछ पीछे छोड़ के बस यही सोचा गया कि हमको इसकी पढ़ाई करानी है। सबसे मस्ट है एजुकेशन। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने एक घर ही में ट्यूटर रखे जो कि इसको ब्रेल सिखाने आते थे। तो उन्होंने इसको ब्रेल इतनी अच्छी सिखा दी, क्योंकि हम जब स्कूल्स में गए हमने कहा कि आप मतलब मेरे बच्चे को खाली एनरोल कर दीजिए, बस बच्चा मेरा नहीं आएगा, हम उसको घर ही में पढ़ाएंगे, बट नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। इन तमाम कमियों के बावजूद सारा ने वो कर दिखाया है जो आम बच्चों के लिए भी एक सपने की तरह है। सारा का अब तक का सफर संघर्षों से भरा है, जिसमें कदम कदम पर उसके साथ चले हैं उनके माता पिता। माँ उंगलियों से सारा के हाथों पर शब्द बनाकर उससे बात करती हैं और इसी तरह अक्षर अक्षर जोड़कर उसे पढ़ाया भी, क्योंकि सारा से आम बच्चों की तरह संवाद मुश्किल था। सारा के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए जहाँ एक ओर इन्होंने हर संभव कोशिश की, वहीं पढ़ाई के लिए भी नई से नई तकनीक जुटाई। ऑर्बिट रीडर जैसा उपकरण जुटाया जिसने उसकी पढ़ाई को आसान बनाया। चाह यही कि बेटी अपनी मंजिल तक पहुँचे। सिलेबस के लिए ये किया था, जो इनकी बुक्स थी उसको हमने जो है स्कैन करके वर्ड में कन्वर्ट कर लिया था और उसको .txt फाइल बना के इसमें आर्बिटर में कॉपी कर दिया था कार्ड में, तो उससे रीड कर लेती थी। और वर्ड में भी जो नोट्स वगैरह थे वो वर्ड में रहे इनके, तो जो इनको उसमें लिखना रहता था, जिसमें खुद लिखना है वो तो वर्ड में रखते थे और बाकी टेक्स्ट फॉर्म में रखते थे, वो अपना उसमें नहीं करता। हमारा प्लान तो जैसे लाइक अदर पेरेंट्स की यही है कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कर सकें एजुकेशन में, या जैसे भी कुछ भी जो उनका भी ड्रीम, ये साइंस रीड करना चाहती हैं, आगे स्टडी करना चाहती हैं साइंस में। और अब आगे देखिए क्या होता है 11th में। अब वैसे इनके जो प्रिंसिपल सर बात कर रहे हैं काउंसिल में, क्या इस तरीके से हो सकता है ICSE में। सारा का हौसला एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और चुनौतियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हौसले की तारीफ दिल्ली के माधव शरण की भी होनी चाहिए, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से महीनों अस्पताल में कोमा में रहे, लेकिन इसके बावजूद 12वीं की परीक्षा 93% अंकों के साथ पास की। माधव दिल्ली के पुष्प विहार में MET इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। 10वीं की परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए, महीनों कोमा में रहे। जब कोमा से बाहर आए तो इनके सोचने और बोलने की क्षमता कम हो गई। शरीर के कई हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। स्टडी करते थे, उस दौरान कुछ बातें थी, शायद कुछ पोएम था, स्लोगन था, वो आपको बड़ा मोटिवेटेड करता था। वो क्या था? वो उस समय मैं सोचता था कि बस मेरे को समझ आ जाए क्या लिखा है बुक में,
मेरे को नहीं समझ आता था एक भी शब्द। मेरे को आई स्पेल करना भी नहीं आता था। लेकिन माधव और उनके परिवार वालों ने हौसला नहीं हारा। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए माधव ने 12वीं की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। अब उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। इस सफर में एक चीज थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, वो थी चाह कुछ कर गुजरने की। 2022 में मेरे को 2 मोटिवेशनल स्लोगन्स मैंने सुने थे। पहला है, देयर इज नो शेम इन बीइंग वीक, द शेम इज इन स्टेइंग वीक। दूसरा है, सरपास योर लिमिट्स राइट हियर राइट नाउ। ये 2 मुझे बहुत मोटिवेट किए थे। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ दिल्ली से अमरदीप कुमार, गुड न्यूज टुडे। मोटोरोला का नया मोबाइल लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ ऐसी ही और जरूरी खबरों को जानने और समझने के लिए आइए लिए चलें डिजिटल गली। मोटोरोला ने अपने यूजर्स को एक तोहफा दिया। उसने भारत में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम मोटोरोला एज 50 फ्यूजन है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन की बिक्री 22 मई को फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। डिस्काउंट के साथ ये मोबाइल करीब 21,000 रुपए में मिलेगा। नोकिया मोबाइल बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल ने अपना पहला टैबलेट लॉन्च कर दिया। इसका नाम HMD T21 है। पहले इसे नोकिया T21 नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे रीब्रांड किया गया है। इस टैबलेट के कैमरे के डिजाइन में कुछ बदलाव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। दरअसल अब इसका वेबसाइट का पता यानी URL पूरी तरह से एक्स में हो गया है। एक्स चीफ एलन मस्क ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर की। पहले ट्विटर के नाम से भी ये खुलता था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा की। 10 मई से शुरू चारधाम यात्रा में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड शासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत चारधाम यात्रा के 50 मीटर के दायरे में वीडियो रील बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि तीर्थयात्रियों को मंदिरों में दर्शन कराने के लिए आसान और सुरक्षित व्यवस्था बनाई गई। लेकिन इस बीच पता चला है कि कुछ लोग मंदिर परिसर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो और रील्स बना रहे हैं, जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी की वजह से भीड़ इकट्ठा होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा हो रही है। इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी 4 धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए VIP दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा पर विशेष नजर रख रहे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या दुगुनी हो गई है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही चारधाम यात्रा में आए, ताकि व्यवस्था करने में प्रशासन को दिक्कत न हो। जानकारी के मुताबिक इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने से पहले ही 6 दिनों में पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जाहिर है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो एक उत्तराखंड शासन का यह निर्णय है, उससे उन्हें क्या लगता है कि ये निर्णय होना चाहिए था कि नहीं? भाई साहब कहाँ से आए? मैं यूपी इटावा से हूँ और गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है कि रील्स नहीं बनानी चाहिए, ये ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ जो इस तरह के वीडियो रील्स बनाते हैं वो माहौल को थोड़ा कंजस्टेड कर देते हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ा देते हैं, तो उनको जरूर रोकना चाहिए। लेकिन ये जो फोटो वाला है, क्या होता है कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे बूढ़े बुजुर्ग हैं कि वो नहीं आ सकते, तो हम उनको भगवान के दर्शन करा देते हैं और उस बीच हम एक अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी चीज है कि ये वीडियो या फोटो से कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आज से 10 साल पहले जब ये चीजें इतनी नहीं थी, तो इससे कहीं ना कहीं केदारनाथ क्षेत्र या उत्तराखंड बहुत प्रभावित था, टूरिज्म कम था। ये जब से ये चीजें आई हैं, तभी से तो टूरिज्म इतना यहाँ पे विकसित हुआ है। मेरे हिसाब से ये निर्णय थोड़ा हद तक सही भी है और थोड़ा सही भी नहीं है। यदि इन यूट्यूबरों की वजह से हमारी यात्राओं या बाबा प्रति जो श्रद्धा
बढ़ी है उन यूट्यूबर की वजह से बढ़ी हुई है। क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो हम वीडियो देखते हैं नज़ारे, तो हमें बाबा श्रद्धा तरफ थोड़ा लगाव हो जाता है, तो हम भी सोचते हैं हम भी यात्रा पे जाएंगे। तो इनसे थोड़ा फायदा भी है और वहाँ पे जो जब वहाँ में हम पहुँचे वहाँ भीड़ भाड़ जाना जो हुआ है उनसे थोड़ा नुकसान भी है। मुझे तो ये लगता है कि 50 किलोमीटर नहीं बल्कि मंदिर तक मोबाइल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सोचा में सब ग्रुप में आते हैं और ग्रुप में ये है कि सब एक दूसरे से बिछड़ गए, मोबाइल की सुविधा नहीं होगी तो एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे। कोई ऐसा होता है जिसको जानकारी नहीं होती है कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, हमको कहाँ जाना कहाँ नहीं, वो भटक जाते हैं। मोबाइल तो वेरी अवेलेबल है वहाँ पे, 90% तो होनी चाहिए। 10% ये है कि मंदिर में जाके लोग ज़्यादा समय लेके वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ने के कारण सभी श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। तो हमारा तो कहना यही है कि 90% मोबाइल अवेलेबल होना चाहिए। 10% ये है कि वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ होने के कारण ही हम लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ में आते हैं। जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे क्या होगा, फोटो के चक्कर में आदमी बहुत टाइम लगाता है वहाँ, और जब वो वहाँ पे बोर्ड लगाता है टाइम तो बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, तो वहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाती है। और जब फोटो नहीं खींचेंगी तो जिससे बहुत सरकार को फायदा होगा। सबसे बेस्ट यही नियम मतलब होना चाहिए था। कुछ यात्री इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि फोटो खींचनी चाहिए और कुछ यात्रियों का कहना है कि फोटो नहीं खींची जानी चाहिए। परवीन सेमाल, गुड न्यूज टुडे, रुद्रप्रयाग। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच का शेड्यूल जारी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए चलें सीधे खेल चक्कर। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें भारत अपना वार्म अप मैच 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका में खेलेगा। वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही 20 टीमों में 17 टीमें ही वार्म अप मैच में नजर आएंगी, जबकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इसमें नहीं खेलेंगी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान कर दिया गया। शरद कमल और मनिका बत्रा 6 सदस्यों के दल की अगुवाई करेंगे, जबकि जी साथियान को बतौर रिजर्व जगह मिली है। वहीं अयहिका मुखर्जी महिला खिलाड़ियों के लिए रिजर्व के तौर पर जुड़ेंगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक इंटरव्यू में आईपीएल और टीम इंडिया से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। जय शाह ने साफ किया कि चयनकर्ताओं ने सिर्फ आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन नहीं किया। इसके अलावा बीसीसीआई सचिव ने ये भी कहा कि 2020 में कोरोना संकट के दौरान यूएई में आईपीएल का आयोजन करवाना उनकी बड़ी उपलब्धि रही। 2027 का महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में होगा। फीफा कांग्रेस ने ब्राजील के पक्ष में 119 वोट दिए, जबकि संयुक्त यूरोपीय बोली को 78 वोट मिले। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।